हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर में हम जो है BPCE 014 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। हम जो है इसमें ब्लॉक 1 में इस क्लिप को जो है पूरे ब्लॉक 1 में जितने भी यूनिट है उसमें हम इस क्लिप को डालेंगे, जिससे कि आप अवेयर रहें कि ये ब्लॉक 1 का है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सारे यूनिट में उसको भी हम साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको रिटन या स्पोकन में उतना अच्छा नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को कॉन्टेक्सचुअली यूज़ करना नहीं आता। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्सचुअली उसको एक्सप्लेन किया जाए जितना हमें जानकारी है। बाकी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के जो है अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये ब्लॉक 1 का जो साइकोपैथोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। Hi, how are you? Welcome on Easy Learning. Now we are going to just cover Block 1, Unit 2, Part 3. In this part of the video, we would cover 2.4.4, because before this part, you would have enjoyed or watched 2 parts earlier, and before this third part, we have studied about ICD-10 and the difference between the DSM-4. Okay, so let's start next without wasting the time. So let's start here. 2.4 the DSM-4. अब ये बता रहे हैं इसमें कि DSM-4 क्या होते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि द 6th रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज was widely criticized and failed to gain acceptance except in very few countries. कहते हैं कि जो DSM-4 है आपका ऊपर जो दे रखा है, तो जो छठा जो मतलब इसमें जो रिवीजन हुआ था ISCD, वही कह रहे हैं इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन का जो हुआ था, तो इसको बहुत ज़्यादा निंदा किया गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और इसने अपनी जो पहुंच है या जो लोगों में जो एक एक्सेप्ट करने के जो तरीके होते हैं उसको करवाने में ये असफल हो गया। एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू कंट्रीज़ मतलब कुछ कंट्री को छोड़ करके। एज एन ऑल्टरनेटिव टू ICD-10, द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA published a diagnostic manual in 1952 called the Diagnostic and Statistical Manual. कहते हैं जैसे कि जो है अगर ऑल्टरनेटिव रूप में देखा जाए ICD-10 का यहाँ पर में, तो अमेरिकन जो साइकेट्रिक एसोसिएशन जिसका नाम APA है, इन्होंने डायग्नोस्टिक मैनुअल को 1952 में जो है पब्लिश किया था, जिसका नाम इन्होंने द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल नाम दिया, जिसका नाम DSM है। दिस प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन फॉर द कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विच वर लिस्टेड। कहते हैं ये क्या करते हैं, तो जो भी लिस्ट किया गया था उनमें जो मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरीज है उनकी पूरी का पूरा विवरण इन्होंने प्रदान कराया। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि इन 1965 द सेकेंड एडिशन ऑफ DSM-2 was published which did not differ much from DSM-1. 1965 में क्या हुआ, कोई DSM का जो दूसरा संस्करण था या एडिशन था उसको प्रकाशित किया गया, और जो कि DSM-1 जो थे ऑलरेडी प्रकाशित थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं थे। However, it contained a glossary with the definitions of the various disorder which the ICD-8 published at the same time lacked. कहते भले ही इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग डिसऑर्डर के जो है डेफिनेशन की एक बहुत ग्लॉसरी जो है उसमें शामिल थी, जैसे कि ICD-8 जो है एक ही समय में पब्लिश किया था और इसमें कुछ ना कुछ कमी थी। अ थर्ड रिवीजन इन एन इम्प्रूव्ड फॉर्म वॉज पब्लिश्ड इन 1980। कहते हैं 1980 में जो है वो तीसरा रिवीजन जो है वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में किया गया, विच वॉज रिवाइज्ड अगेन, उसे जो है दोबारा रिवाइज किया गया, एंड ब्रॉट आउट एज DSM-3R इन 1987, और इसे जो है
DSM-3R जो है 1987 में उसे प्रकाशित किया गया या लाया गया। आगे चलते हैं। DSM-4 वॉज पब्लिश्ड इन 1994। DSM-4 को जो है वो 1994 में पब्लिश किया गया एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ICD-10, और ये ICD-10 की तरह पूरक थे एक दूसरे के। एंड द लेटेस्ट वर्जन इज़ अ टेक्स्ट रिवीजन, और जो सबसे अंतिम वर्जन है वो टेक्स्ट रिवीजन है, जिसे कि DSM-4TR जो है कहा गया, जो कि 2000 में पब्लिश हुआ। आगे दे रखे 2.4.1 में, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ DSM-4, मतलब DSM जो 4 है इनकी क्या खासियत है उसके बारे में बताना है। तो DSM-4 comprises of 17 मेजर कैटेगरीज एंड ओवर 300 स्पेसिफिक डिसऑर्डर। DSM-4 में 17 मेजर कैटेगरीज हैं और लगभग जो है इसमें 300 से ऊपर कुछ खास डिसऑर्डर के ऊपर बात कही गई है। द मेजर कैटेगरीज इंक्लूडेड इन DSM-4 आर एज गिवन इन द बॉक्स बिलो, और जो मेजर कैटेगरीज है जिसमें कि DSM-4 आते हैं उनका सारा जो है वो बॉक्स नीचे दिए गए हैं, और देखते हैं इस बॉक्स में क्या सब दे रखे हैं जो मेजर कैटेगरीज है DSM-4 के। पहला तो ये है यहाँ पर में कि डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज्ड इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। डिसऑर्डर को साधारणतः क्या किया जाता है, तो इन्फेंसी मतलब जब बिल्कुल शिशु होता है, बच्चा जन्म लेता है, और चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में उसमें जो है वो देखा जाता है, उनके रोग का जो है लक्षण देखा जाता है और निदान कैसे किया जाएगा उसको भी देखा जाता है। सेकंड में डिलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक और अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है इसमें देखा जाता है। तो इसमें डिलीरियम जो होते हैं वो डिलीरियम क्या होते हैं, खास करके अगर आप बीमार पड़ जाते हैं मान के चलिए, और उस समय आपके मन में कुछ उल्टा पुल्टा ख्याल आता है बोलने का, तब क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। डिमेंशिया जो होती है भूलने की प्रॉब्लम होती है उम्र के साथ, और एमनेस्टिक जो होती है ये होती है कि कुछ आपको मेमोरी मतलब ठीक ठाक याद नहीं आ पा रहा है, उसको आप भूल रहे हैं, तो इसको एमनेस्टिक कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी होते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं। कॉग्निटिव इसीलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि इसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ए जनरल मेडिकल कंडीशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। कहते हैं कि जनरल मेडिकल डिसऑर्डर कंडीशन के कारण जो मेंटल डिसऑर्डर है वो और कहीं एल्सवेयर क्लासिफाई नहीं किया गया। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें सब्सटेंस जो लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उससे जो होने वाली डिसऑर्डर है उससे संबंधित डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया है एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। तो इसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी मिलेंगे और दूसरे भी बहुत सारे साइकोएप्टिक जो है डिसऑर्डर आपको मिलेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया आप जानते होंगे एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, चिंता एकदम सताए रखते हैं। सोमैटोफॉर्म भी वही है डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म क्या होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, बॉडी में जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उससे जो प्रॉब्लम आती है उसी को सोमैटोफॉर्म कहा जाता है। उसके बाद है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस का मतलब आप सच्चाई को लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, मतलब कोई चीज़ आपका संगठित नहीं हो पाता है। सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब कई बार अपने आप को समझने लगते हैं, बॉय समझने लगता है मैं बॉय हूँ कि नहीं हूँ, गर्ल समझने लगती है कि मैं गर्ल हूँ कि नहीं हूँ, इसी को सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर, जो खाने पीने की समस्याएं होती है। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर, मतलब सोने की जो समस्या होती है। उसके बाद है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। उसके बाद इम्पल्स कंट्रोल जो डिसऑर्डर है वो और कहीं जो है क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, और ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्या होते हैं, खास करके अगर आप उसको समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इससे जो है क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप सेक्सुअल डिज़ायर को भी रख सकते हैं। इसके बाद है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर मतलब हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें हम अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें ख़राबी होती है। इसको एक्सेस सेकंड में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि लाइक ICD-10 द अबव इज आल्सो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन। ICD-10 की तरह ऊपर जितने भी दिए गए हैं इसका भी एक वर्णनात्मक वर्गीकरण है, मतलब वर्णन करने लायक है।
एंड इज़ नॉट एटियोलॉजिक, और ये सब एटियोलॉजिक नहीं है, क्योंकि एटियोलॉजिक में क्या होता है, कोई भी रोग के कारण का पता लगता है कि वो चीज़ कहाँ से आया है। स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक कैटेगरीज आर प्रोवाइडेड फॉर ईच मेंटल डिसऑर्डर, मतलब हर एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए कौन सा खास डायग्नोस्टिक होना चाहिए उसको प्रदान किया जाता है। अलॉन्ग विथ अदर डिटेल्स ऑफ द डिसऑर्डर, इसमें इसके साथ और भी डिसऑर्डर के डिटेल को रखा जाता है, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी डिटेल होते हैं, उसको भी इसमें रखा जाता है। उसके बाद कोर्स ऑफ इलनेस क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डिसीजन ट्रीज क्या है, इन सभी को साथ में रखा जाता है। एन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट फीचर इज द स्कोप फॉर मल्टी एक्सियल इवेल्युएशन, कहते हैं इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट फीचर जो है वो एक स्कोप होती है मल्टी एक्सियल इवेल्युएशन के लिए। द क्लासिफिकेशन हैज़ 5 एक्सेस, क्लासिफिकेशन की 5 धुरियाँ होती है, एंड द पेशेंट इज साइमल्टेनियसली इवेल्युएटेड अलॉन्ग सेवरल वेरिएबल्स, और कहते हैं पेशेंट को लगातार जो है एक ही साथ जो है वो अलग अलग अंतर के हिसाब से जो है इवेल्युएट किया जाता है। आगे दे रखे हैं वाइल एक्सेस 1 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, कहते हैं एक और एक्सेस 1 जो है वो क्लिनिकल डिसऑर्डर के बारे में सूचना देते हैं। एक्सेस 2 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सेस 2 क्या करते हैं तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सूचना देते हैं और मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताते हैं। एक्सेस तो 3 है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मेडिकल कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट, ये एक्सेस 3 खास करके कोई भी प्रकार की जो मेडिकल कंडीशन है उनके बारे में सूचना दे देते हैं जो कि दिखाई पड़ती है। वाइल एक्सेस 4 डिस्क्राइब साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सन, जबकि एक्सेस 4 क्या करती है, अगर किसी आदमी को साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल और एनवायरमेंटल के कारण वो परेशान हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में बताते हैं। एक्सेस 5 इज़ रेटिंग स्किल कॉल्ड द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, और एक्सेस 5 जो होते हैं ये खास करके एक रेटिंग स्केल होते हैं जिसको ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग या GAF भी कहा जाता है। द GAF गोज फ्रॉम 0 to 100 एंड प्रोवाइड्स द वे टू समराइज इन ए सिंगल नंबर जस्ट हाउ वेल द पर्सन इज फंक्शनिंग ओवरऑल, कहते हैं जो GAF होते हैं ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग होते हैं, ये 0 से लेकर 100 तक शुरू होती है, और ये एक ही नंबर में जो है वो कैसे उसको छोटा करके लिखें वो रास्ता बनाती है। जस्ट हाउ वेल द पर्सन इज़ फंक्शनिंग ओवरऑल, और ये भी बताती है कि एक आदमी जो है कितना अच्छा से जो है फंक्शन पूरी तरीके से कर रहा है। दिस एक्सेस आर डेल्ट विद इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन, ये जितने भी एक्सेस हैं वो आने वाली सेक्शन में जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है। आगे दे रखे हैं कि इन द DSM-4 एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स आर कैटेगराइज, DSM-4 में क्या होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर की पैटर्न को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू फीचर्स दे शेयर, और कैसे करते हैं तो अगर वो लक्षण देखते हैं, उसकी खासियत को देखते हैं, फीचर को देखते हैं जो वो शेयर करते हैं या बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स चीफली कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी सच एज पैनिक डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड एज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो पैटर्न होते हैं वो मुख्यतः जो है वो चिंता, जैसे कि मान के चलिए डर सता रहा है किसी को, या साधारण सा अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, और इसके जो लक्षण होते हैं खास करके उनके द्वारा इसको पकड़ लिए जाते हैं। तो बिहेवियर्स चीफली कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरप्शंस इन मूड आर कैटेगराइज्ड एज मूड डिसऑर्डर्स, कहते हैं जो बिहेवियर होते हैं जिसको कि खास करके मूड में जब खराबी आती है, डिसरप्शंस होते हैं, उनके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको कैटेगराइज्ड किया जाता है, और इसी को मूड डिसऑर्डर्स भी कहे जाते हैं। आगे नेक्स्ट है 2.4.2 में, इसको द DSM-4 एक्सेस कहे जाते हैं। अब DSM-4 के एक्सेस होते हैं वो देखिए इसमें। तो टुडे प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, मेक यूज़ ऑफ ए मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आजकल मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डिज़ाइन टू समराइज द डाइवर्स इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एन इंडिविजुअल केस रादर देन टू प्रोवाइड ए सिंगल लेवल, मतलब वे क्या करते हैं कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जो है समराइज करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल के लिए रेलिवेंट होते हैं, प्रासंगिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक ही लेवल एक ही में सबको मिला के दे दिया जाए,
ठीक है, और उससे हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, उससे जो है इन्फॉर्मेशन सही से नहीं जा पाएगा। इसीलिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, डाइवर्स इन्फॉर्मेशन को समराइज करके देते हैं। इंस्टेड ऑफ मियरली असाइनिंग ए केस टू ए कैटेगरी such as schizophrenia, clinicians using a multi-axial system can describe an individual in terms of a set of clinically important factors or axes। कहते हैं इसके बजाय कि एक ही कैटेगरी को जो है, मतलब सारी चीज़ों को एक ही कैटेगरी में मिला करके वो केवल दे दे, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है। क्लिनिशियंस क्या करते हैं, तो मल्टी एक्सेल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और वो एक इंडिविजुअल जो होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं किस आधार पर में, कि जो क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनका जो एक चेन है या श्रृंखला है, उनके आधार पर में, या एक्सेस के। अभी एक्सेस के बारे में आप ऊपर पढ़े थे कितने टाइप के होते हैं। तो DSM-4 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच एबनॉर्मल बिहेवियर अकर्स एज वेल एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर। और DSM-4 जो है ये ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं जो कि किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होते हैं, और जिसमें एबनॉर्मल बिहेवियर जो होते हैं वो कई बार दिखाई देते हैं, और साथ साथ बिहेवियर की डिस्क्रिप्शन जो होती है उसके बारे में भी बताते हैं। द एक्सेस ऑफ DSM-4 प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सनस कंडीशन। और DSM-4 के जो एक्सेस होते हैं ये ऐसे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो सामाजिक संबंधी जो एस्पेक्ट्स है किसी भी आदमी की कंडीशन जो है, ये 3 आधार पे जो निकाली जाती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे क्या दे रखे हैं। आगे दे रखे हैं द सिस्टम कंटेंट्स द फॉलोइंग एक्सेस। सिस्टम में क्या है कि, तो इसमें एक्सेस 1 जो होते हैं इसमें खास करके मेन क्लिनिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर होते हैं। This axis includes a wide range of clinical syndromes including anxiety disorders, mood disorders, schizophrenia, and other psychotic disorders, adjustment disorders, and disorders usually first diagnosed during infancy, childhood, or adolescence, except for mental retardation, which is quoted on axis 2। कहते हैं इस एक्सेस में जो है काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल सिंड्रोम जो है वो शामिल होते हैं। इसमें चिंता के जो डिसऑर्डर होते हैं, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया है, और दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर भी शामिल होते हैं। साथ में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर साधारणतया जो है शुरुआत जो बचपना की समय होती है या चाइल्डहुड के समय होती है, एडोलेसेंस के समय होती है, उनको देख करके जो कारण का पता लगाया जाता है उनको भी इसमें यूज़ किया जाता है या इसमें इंक्लूड किया जाता है, केवल मेंटल रिटार्डेशन को छोड़ करके, जो कि एक्सेस 2 में जो है कोड किया जाता है। इसके बाद एक्सेस 2 में दे रखे हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन जो होते हैं इसके बीच में क्या अंतर होते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर एंडोरिंग एंड रिजिड पैटर्न्स ऑफ मैलएडेप्टिव बिहेवियर दैट टिपिकली इम्पेयर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड सोशल फंक्शनिंग। These include antisocial, paranoid, narcissistic, and borderline personality disorders. Mental retardation, which is not coded on axis 2, involves pervasive intellectual impairment. People may be given either axis 1 or axis 2 diagnosis or a combination of the two when both apply. For example, a person may receive a diagnosis of an anxiety disorder axis 1 and a second diagnosis of personality disorder axis 2. तो इसमें जितने भी बातें बताई गई है वो अलग अलग तरीके से बताई गई है। तो इसमें दे रखे हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में खास करके एंडोरिंग होते हैं और रिजिड पैटर्न होते हैं, और ये मैलएडेप्टिव बिहेवियर होते हैं। मैलएडेप्टिव बिहेवियर ये एक ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसमें कि कोई भी बच्चा जो होता है या कोई भी एडोलेसेंट होता है वो अपने आप को अपने माहौल में ढाल के नहीं रख पाता है, और इससे क्या होती है, उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो इम्पेयर हो जाती है, उसमें खराबी आ जाती है दूसरों के साथ, और वो सोसाइटी में जो अपने आप को सही से नहीं रख पाते हैं। इसमें एंटी सोशल, पैरानॉइड, नार्सिसिस्टिक और बॉर्डरलाइन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो सारे शामिल हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जो होते हैं इनको भी एक्सिस 2 में जो है कोड किया जाता है। इसमें परवेजिव इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट इतना ज़्यादा हावी हो जाता है जिससे बहुत सारी परेशानी आ जाती है। इसको परवेजिव इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। पीपल में बी गिवन आइदर एक्सिस 1 और एक्सिस 2।
पीपल को क्या किया जाता है, या तो एक्सेस 1 या एक्सेस 2 के जो डायग्नोसिस हैं उनको दिया जा सकता है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू व्हेन बोथ अप्लाई, या तो दोनों को मिला के दिया जा सकता है जब दोनों ही अप्लाई होते हैं तो। एग्जाम्पल के लिए, ए पर्सन में रिसीव ए डायग्नोसिस ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एक पर्सन को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस जो है उनको दिया जा सकता है, और दूसरा जो है वो पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है एक्सेस 2 में, उनको भी साथ में दिया जा सकता है। आगे हैं इसमें एक्सेस 3 का। तो एक्सेस 3 में जनरल मेडिकल कंडीशंस हैं, इसमें साधारणतः जो साधारण टाइप के मेडिकल कंडीशंस होते हैं उनके बारे में दे रखे हैं कि क्या क्या होते हैं। तो ऑल मेडिकल कंडीशंस एंड डिजीजेस दैट मे बी इम्पॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल्स मेंटल डिसऑर्डर आर कोडेड ऑन एक्सेस 3 या एक्सेस 3। कहते हैं जितने भी प्रकार के मेडिकल कंडीशंस होते हैं या बीमारियां होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए या इंडिविजुअल की मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए, इन सभी को एक्सेस 3 में कोड करके रखा हुआ है या कोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन हाइपोथायराइडिज्म वर ए डायरेक्ट कॉज ऑफ इंडिविजुअल मूड डिसऑर्डर। यह हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का मूड डिसऑर्डर है तो ये एक मुख्य कारण है, इसी कारण से ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। जैसे कि मेजर डिप्रेशन होते हैं इससे, और इसको जो है एक्सेस 3 में जो है इसको कोड किया जाता है। मेडिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर। कहते हैं मेडिकल कंडीशंस जो कि ट्रीटमेंट जो होती है मेंटल डिसऑर्डर उनके अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करती है, आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन एक्सेस 3। इसे भी एक्सेस 3 में जो है लिस्ट किया जाता है, बट दैट आर नॉट डायरेक्ट कॉजेज ऑफ द डिसऑर्डर। लेकिन डिसऑर्डर के डायरेक्ट कॉज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ ए हार्ट कंडीशन में डिटरमिन वेदर ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ ए ड्रग थेरापी शुड बी यूज्ड विद अ डिप्रेस्ड पर्सन। एग्जाम्पल को दे रखे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट कंडीशन की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, यह निश्चित कर सकती है कि कोई खास प्रकार की जो ड्रग थेरापी है उन्हें दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति डिप्रेस है, या नहीं दिया जाना चाहिए। साथ में आगे हैं एक्सेस 4 नंबर। एक्सेस 4 में है साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसमें क्या होते हैं, कोई भी आदमी जो है साइकोसोशल होती है, इसमें साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं होते हैं और सोसाइटी में सही तरीके से नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। साथ में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, खास करके फैमिली की भी हो सकती है, और ख़ास करके जो आसपास में रहने वाले लोग होते हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसमें दे रखे हैं कि साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और आउटकम ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर आर प्लेस्ड ऑन एक्सेस 4। तो साइकोसोशल और एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम होती है जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेंटल डिसऑर्डर के जो परिणाम होते हैं उनको प्रभावित करती है, इन्हें एक्सेस 4 में रखा जाता है। ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन एक्सेस 4। These include job loss, marital separation or divorce, homelessness or inadequate housing, lack of social support, the death or loss of a friend, or exposure to war or other disasters. इसमें किसी की नौकरी चली जाती है, जॉब लॉस हो जाती है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है, वो अलग थलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाती है उनकी, वो बेघर हो जाते हैं, होमलेस, उनके पास घर नहीं होते हैं, अपर्याप्त जो है घर होते हैं उनके पास रहने के लिए, उनके पास सोसाइटी की सपोर्ट नहीं होती है, उनके फ्रेंड का या तो लॉस हो जाता है, वो चले जाते हैं दुनिया से, या उनकी डेथ हो जाती है। साथ में अगर कोई युद्ध हो गया है तो वो युद्ध को देख करके उनको ये सदमा लग सकता है, या कोई और डिजास्टर या तबाही को अपने जीवन काल में देख लिया हो तो सम पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स सच एज ए जॉब प्रमोशन में ऑल्सो बी लिस्टेड ऑन एक्सेस 4, but only when they create problems for the individual such as difficulties adapting to a new job। तो कहते हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि जॉब में अगर किसी को प्रमोशन हो जाती है तो उसे भी एक्सेस 4 में लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन तभी किया जा सकता है जब ऐसी चीज़ें इंडिविजुअल को प्रॉब्लम करती है, जैसे कि नए जॉब तो उसको मिलता है लेकिन उस नए जॉब के हिसाब से उसको ढलने में कठिनाई होती है। इसके बाद एक्सेस 5 में है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। इसको GAF कहा जाता है। इसमें लेवल ऑफ फंक्शनिंग किस टाइप की है,
तो द क्लिनिशियंस रेट्स द क्लाइंट्स करेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग यूजिंग ए स्केल सिमिलर टू दैट शोन इन टेबल 1.2.4। क्लिनिशियंस क्या करते हैं, तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जो वर्तमान जो साइकोलॉजिकल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग होते हैं उनका रेट करते हैं। उसके लिए वो एक स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये स्केल जो है उसी तरह का होते हैं जो 1.2.4 की टेबल में दिखाया गया है। द क्लिनिशियंस में ऑल्सो इंक्लूड द हाइस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग अचीव्ड फॉर एटलीस्ट ए फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। द क्लिनिशियंस क्या करते हैं, खास करके जो सबसे उच्च किस्म की जो हाईएस्ट लेवल है उनका इस्तेमाल करते हैं, खास करके ऐसी फंक्शनिंग को जो कि कुछ ही महीनों में अचीव किया गया हो और ये पिछले वर्षों का हो, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। द लेवल ऑफ करंट फंक्शनिंग इंडिकेट्स द करंट नीड फॉर ट्रीटमेंट और इंटेंसिटी ऑफ केयर। अगर हम करंट फंक्शनिंग के लेवल को देखते हैं तो ये केवल कितना ट्रीटमेंट करंट में ज़रूरत है उन्हीं को दर्शाती है, या कितना ध्यान दी जानी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ केयर। The level of highest functioning is suggestive of the level of functioning that might be restored। और हाईएस्ट फंक्शनिंग जो स्तर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुझाव के साथ होते हैं, और यह एक ऐसे प्रकार के फंक्शनिंग का लेवल होते हैं जिसको दोबारा जो है रीस्टोर किया जा सकता है। इसके बाद इसमें है एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस इज रिकॉर्डेड इज गिवन इन द बॉक्स बिलो, और साथ में दे रखे हैं कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको जो है बॉक्स में दे दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए रिजल्ट्स ऑफ DSM-4 मल्टी एक्सेल इवेल्यूशन आर रिकॉर्डेड एज। एक्सेस 1 में क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं, इसमें सिंगल एपिसोड होते हैं और इसमें पार्शल रिविजन होती है। एक्सेस 2 में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। एक्सेस 3 में डायबिटीज़ मेलिटस टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। एक्सेस 4 में जो है सोशल आइसोलेशन होते हैं, और एक्सेस 5 में GF40 होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यह है 2.4.3, इसमें है द मेजर डायग्नोस्टिक कैटेगरीज। अब डायग्नोस्टिक के कितने कैटेगरीज हैं, अलग अलग हैं या एक साथ हैं, उनके बारे में इसमें बताया जाता है। Most research and treatment in psychopathology is targeted towards the Axis 1 and Axis 2 disorders. We now provide a brief overview of several of these disorders. कहते हैं बहुत सारे ऐसे रिसर्च और ट्रीटमेंट साइकोपैथोलॉजी में किए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था एक्सिस 1 और एक्सिस 2 के जो डिसऑर्डर है उनको टारगेट करने के लिए। अब कहते हैं हम एक छोटा सा जो है ओवरव्यू लेते हैं इनमें जो अलग अलग डिसऑर्डर हैं उसके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि जो डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोस्ड इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ऐसा डिसऑर्डर जो कि डायग्नोज किया गया था उनको देखा गया था खास करके इन्फेंसी में, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। The DSM-4 lists 10 major categories of childhood disorder, all of which except mental retardation are coded on axis 1. These disorders are grouped together primarily due to their time of onset rather than by their shared symptoms. DSM-4 जो है 10 ऐसे मुख्य जो है कैटेगरीज देते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर की, उनमें से जितने भी सभी होते हैं सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें केवल मेंटल रिटार्डेशन जो है वो नहीं होते हैं जिसको कि एक्सिस 1 में कोड किया जाता है। दिस डिसऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर, इन सारे डिसऑर्डर को एक साथ रखा जाता है क्योंकि इसमें यह भी देखा जाता है कि किस समय जो है ये शुरू हुआ था, और साथ में rather than by their shared symptom, इसमें यह नहीं देखा जाता है कि उनका सिम्टम जो है उनके द्वारा क्या बताया गया था। इन जनरल दे रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम्स विद डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। कहते हैं जनरल में देखा जाए तो वे क्या करते हैं कि मैचुरेशन और डेवलपमेंट के साथ अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। दिस इंक्लूड डिसरप्टिव बिहेवियर, कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। इसमें डिसरप्टिव बिहेवियर, कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर ये सारे शामिल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनेजिया एट्सेट्रा। ये क्या होते हैं? तो कहते हैं इसमें कि दिस डिसऑर्डर्स यूजुअली टेक अस टू द अदर एंड ऑफ द एज स्केल। ये एज स्केल के अलग जो डिसऑर्डर है उनकी तरफ हमें ले जाते हैं।
and encompass serious and often irreversible impairment of cognition and mental function। और साथ में क्या करते हैं, ये जो सीरियस और अक्सर जो इरेवर्सिबल इम्पेयरमेंट होते हैं कॉग्निशन के, उनके बारे में हमें बताते हैं और मेंटल फंक्शन के बारे में। दे इंक्लूड एल्जाइमर्स डिजीज़ और हंटिंगटन डिजीज़। ये इनमें जो है दोनों जो है डिजीज़ शामिल होते हैं। अब आगे दे रखे हैं सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। सब्सटेंस से संबंधित डिसऑर्डर क्या होते हैं? द इंजेक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, LSD, अल्कोहल एक्सेट्रा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ों को हम लेते हैं और उनसे जो परिवर्तन होते हैं, इज़ डीम्ड टू हैव ब्रॉट अबाउट द चेंज इन मेंटल फंक्शनिंग। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि यही हमारे ब्रेन में जो है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें परिवर्तन लाते हैं। दे इंक्लूड अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, कोकीन यूज़ डिसऑर्डर। इसमें अल्कोहल लेकर के जो डिसऑर्डर होती है, समस्या होती है, या कोकीन लेकर के जो होती है, वो सारे शामिल होते हैं। इसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। तो कहते हैं मार्क टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन्स। इसको फॉल्स बिलीफ भी कहा जाता है, डिल्यूजन को। तो इनको या तो ज़्यादा या तो कम लेवल पर में जो है वो देखा जाता है। हेलुसिनेशंस, फॉल्स परसेप्शन, मतलब आपने कुछ देखा और आपने उसको गलत समझ लिया, इसको हेलुसिनेशन कहा जाता है। एंड डिसऑर्डर्ड थिंकिंग जो है, ये सारे इसमें आते हैं। द इंडिविजुअल्स बिहेवियर सिग्नल्स लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। और इंडिविजुअल की जो बिहेवियर होती है वो रियलिटी के साथ जो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट होती है उसके बारे में बताते हैं, या तो इंटरमिटेंटली या इनडेफिनेटली, मतलब रुक रुक करके बताते हैं, या मतलब इनडेफिनेटली रूप से बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो है वह आपका मूड डिसऑर्डर्स। तो एज द नेम इम्प्लाइज, जैसे कि नाम बताती है, द प्राइमरी डिस्टर्बेंस फॉर दिस सेट ऑफ डिसऑर्डर्स इज टू मूड और अफेक्ट। जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस होती है, इस प्रकार के जो डिसऑर्डर जब आ जाते हैं एक साथ, तो वो होती है हमारा मूड खराब हो जाता है। इट एनकम्पसेस वेरियस डिग्रीज ऑफ डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, अदरवाइज नॉन एज मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें अनेक प्रकार के जो डिप्रेशन होते हैं, मैनिया होते हैं, बाइपोलर होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे एक साथ आ जाते हैं। अदरवाइज़ इसे जो है, इसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहा जाता है, या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जो समय के साथ होता है। उसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर। DSM आइडेंटिफाइज 10 डिफरेंट टाइप्स। इसमें अलग अलग 10 डिफरेंट टाइप है। इसमें है फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सारे वर्ड का मैं कई बार मीनिंग बता चुका हूँ पहले भी। उसके बाद है सोमैटोफॉर्म एंड डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म और डिसोशिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है? सोमैटोफॉर्म का भी मीनिंग मैंने बता रखा है। तो इन द फॉर्मर का मतलब सोमैटोफॉर्म के बारे में कह रहा है यहाँ पे। द इंडिविजुअल रिपीटेडली कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम। इंडिविजुअल बार बार क्या करता है लगातार, तो फिजिकल जो लक्षण हैं उनके बारे में बताते हैं। विच हैव नो बेसिस इन रियलिटी, जिनका रियलिटी में कोई आधार नहीं होता है। और लैटर मतलब डिसोशिएटिव डिसऑर्डर के बारे में बता रहा है। देयर आर सडन इनएक्सप्लिकेबल चेंजेस। इसमें इनएक्सप्लिकेबल चेंजेस होते हैं और अचानक से होते हैं। और किसकी होती है? मेमोरी की होती है या कॉन्शसनेस की होती है। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉज। और ये जो है किसी भी फिजिकल कॉजेज़ के बगैर होती है। उसके बाद है सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर, द पैराफिलियाज, फेटिशिज्म, पेडोफिलिया एंड सैडोमैसोचिज्म आर अमंग्स दोज लिस्टेड। ये सारे जो है इसमें आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इन वर्डों को भी जान लेते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। देखिए, पैराफिलियाज जो होते हैं वो बार बार आपके मन में अगर सेक्सुअली डिज़ायर हो रहा है और वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको पैराफिलियाज कहा जाता है। इसके बाद है फेटिशिज्म। फेटिशिज्म है जड़ पूजा, अंधभक्ति जैसे कहा जाता है। मान के चलिए किसी ज़माने में पेड़ पौधों की पूजा होती थी या जानवरों की पूजा होती थी, तो क्या करते थे लोग? उसी में लीन हो जाते थे, तो इसी को फेटिशिज्म कहा जाता है। इसके बाद है पेडोफिलिया।
पीडोफिलिया में अक्सर क्या होता है कि लोगों को जो है बच्चों के प्रति आकर्षण होती है, लेकिन इसमें खास करके जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। मतलब बच्चों के साथ लगता है कि नहीं वो इस तरह का काम करे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, तो उसको पीडोफिलिया जैसी नाम की बीमारी हो जाती है, और जिसके कारण से वो ये ऐसा कर बैठता है। इसके बाद है सैडोमैसोकिज्म। सैडोमैसोकिज्म का मतलब है कि आपको कोई व्यक्ति मान के चलिए बार बार तकलीफ़ दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, और ऐसा करके उसको मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को जो है सैडोमैसोकिज्म कहा जाता है। तो इसी को सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। क्या है ईटिंग एंड स्लीपिंग? तो द फॉर्मर आइडेंटिफाइज एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। ठीक है, पहले वाले में क्या, तो पहले वाले में एनोरेक्सिया है और बुलिमिया है। तो चलिए एक बार जो है इन वर्ड्स का आपको फिर से मीनिंग बता देते हैं। एन जो रेक्सिया होते हैं, इनका मीनिंग होता है लड़कियों या युवतियों में क्या होते हैं, मोटापा होने का डर होने लगता है, तो इसके कारण से वो क्या करते हैं, तो खाना पीना जो है वो कम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होते हैं अक्सर, तो ख़ास करके जो लोग होते हैं उनको खाने की बहुत अधिक इच्छा होती है, कितना खाऊं वो, और लास्ट में क्या होते हैं कि वो उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण वोमिट भी हो जाती है उनको। ठीक है, उल्टी से हो जाती है। और लैटर मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर दे रखे हैं, इस पे इंसोम्निया आते हैं। इसमें क्या होती है, नींद नहीं आती रहती, अनिद्रा आ जाती है। उसके बाद है नार्कोलेप्सी होती है। नार्कोलेप्सी में क्या होती है, जब भी किसी व्यक्ति को सोने का माहौल मिल जाता है, कहीं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ, वहीं पे झपकी या नींद लेना शुरू कर दिया। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं या कार में बैठे होते हैं, मौका मिल गया बस झपकी शुरू हो गई। उसके बाद स्लीप एपनिया होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें एपनिया जो होते हैं, स्लीप एपनिया, इसमें क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता रहता है तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ देर के लिए सांस रोक लेता है और फिर से सांस लेने लगता है, तो इसी को स्लीप एपनिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं? दिस रेयर डायग्नोसिस अप्लाइज टू पीपल हु डेलिबरेटली इंक्लूड फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अपरेंटली इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन। कहते हैं ये दुर्लभ प्रकार की डायग्नोसिस जो है वो उन लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जो जानबूझ करके क्या करते हैं, इंड्यूस है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम को जो है वो अपने अंदर उतार लेते हैं, जिससे कि जो है वो अटेंशन को जो है प्राप्त कर सके, अपरेंटली इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन। आगे है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है? दिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर। इसमें इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर की डेवलपमेंट जो है वह रेफ़र होती है या उनके बारे में बताया जाता है। क्लियरली रिलेटेड टू सम मेजर लाइफ स्ट्रेसर। इसमें साफ साफ तरीके से लाइफ में बहुत सारे जो कुछ स्ट्रेस होते हैं उससे संबंधित होते हैं। नॉट मीटिंग एनी अदर एक्सेस 1 डायग्नोसिस, जो किसी भी दूसरे एक्सेस 1 डिसऑर्डर में नहीं दिखाई पड़ती है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्या होते हैं? द नेम इज सेल्फ डिफाइनिंग, जैसे कि नाम खुद को बता रहे हैं। दिस कंट्रोवर्शियल डायग्नोस्टिक कैटेगरी इंक्लूड्स क्लेप्टोमेनिया, पैरोमेनिया एंड इवन पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। इसमें सारे जितने भी है क्लेप्टोमेनिया, पैरोमेनिया और पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग शामिल होते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा इसके मीनिंग को भी जान लेते हैं। ये जो क्लेप्टोमेनिया है इसमें क्या होते हैं, लोगों को चोरी करने की इच्छा होती है और इतना तेज़ इच्छा होती है कि बगैर चुराए हुए उनका मन नहीं भरता है। उसके बाद है पैरोमेनिया। इसमें अधिक ज़्यादा शीघ्र इच्छा होती है कि किसी चीज़ में आग लगाया जाए। और इसके बाद पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग होती है। तो इसमें क्या होते हैं, कोई आदमी किसी रोग से संक्रमित हो जाता है, मतलब वो वाला रोग नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर रोग छा गया है या रोग का कारण बन गया है, और जिसके कारण से वो क्या कर रहा है, तो जुआ खेलना शुरू कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें
कि देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ एक्सेस टू डिसऑर्डर। एक्सेस टू डिसऑर्डर केवल 2 ग्रुप हैं। पहला है मेंटल रिटार्डेशन। The people with this disorder display significantly sub-average intellectual functioning. People को जिस ये disorder होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से intellectual disorder का sub-average दिखाते हैं and poor adaptive functioning, और इनका adaptive functioning बहुत कमज़ोर होते हैं 18 साल की उम्र तक। उसके बाद आगे है सेकंड में, वो है आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पीपल विद दिस डिसऑर्डर्स डिस्प्ले ए वेरी रिजिड मैल एडेप्टिव पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस। इनके अंदर में क्या होते हैं, मैल एडेप्टिव पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है इस डिसऑर्डर में आते हैं। एंड आउटवर्ड बिहेवियर, आउटवर्ड बिहेवियर भी इनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मैल एडेप्टिव होता है, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कहीं। दैट हैज़ कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, और जो कि काफ़ी समय के लिए होता है, काफ़ी वर्षों के लिए होता है। पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल परसिस्टेंटली डिसरिगार्ड एंड वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। कहते हैं ऐसे लोग वो होते हैं जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो लगातार जो होते हैं तो दूसरों के अधिकार को उल्लंघन करते हैं और उनकी बेइज्जती भी करते हैं। पीपल विद डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर परसिस्टेंटली डिपेंडेंट अदर्स। कहते हैं ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिपेंडेंट होती है वो लगातार क्या होते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे से चिपके रहते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, और ख़ास करके अलग होने से वो डरते हैं, वेरी अफ्रेड ऑफ सेपरेशन। आगे 2.4.4 में है प्रॉब्लम ऑफ लेबलिंग, मतलब लेवल का क्या समस्या है, कैसे हम किसका क्या नाम दें। तो ए प्रॉब्लम दैट अकर्स एनी टाइम वी कैटेगराइज पीपल इज लेबलिंग। कहते हैं कि किसी भी समय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिससे हम लोगों को अलग अलग कैटेगराइज करने में लगाते हैं, उसी को लेबलिंग कहा जाता है यहाँ पे। द समथिंग इन ह्यूमन नेचर कॉजेज अस टू यूज़ अ लेबल। अब ह्यूमन का स्वभाव है कि भाई कुछ से कुछ होगा तो उसका अलग नाम दो, इसका कुछ और नाम दे दो। तो इवन वन एज सुपरफिशियल एज स्किन कलर, यहाँ तक कि स्किन कलर भी अगर आपको खास दिखाई देता है तो उसका भी कुछ नाम दे दिया जाता है, टू कैरेक्टराइज द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया जाता है कि इंडिविजुअल का कलर कैसा है, बिल्कुल ब्राउन है, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, और वह बिल्कुल मेरे से अलग है। वी सी द सेम फिनोमिनन अमंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो कहते हैं इसी तरह की घटना जो है हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी देखते हैं। ही इज़ ए साइकिज़ो, ठीक है। द वेरी एक्ट ऑफ क्लासिफाइंग पीपल कैन लीड टू अनइंटेंडेड रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैनी सोशल cultural theorists believe that diagnostic levels can become self-fulfilling prophecies। कहते हैं इसी प्रकार के जो क्लासीफाई करने वाले लोग हैं जो कि अनइंटेंडेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट हैं, वो विश्वास करते हैं कि डायग्नोस्टिक लेवल जो है वो फुलफिलिंग प्रोफेसिस के लिए किया जा सकता है। मतलब खुद आप अपने आप को जो है कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं और अपने आप को उसमें संतुष्ट हैं, तो उसके लिए यहाँ पे किया जा सकता है। अब आगे दे रखे हैं इसमें कि when people are diagnosed as mentally disturbed they may be viewed and reacted to correspondingly। कहते हैं जब लोगों को मेंटली डिस्टर्ब के रूप से डायग्नोज किए जाते हैं तो उन्हें जो है वो देखा जा सकता है या उसी के अनुसार से जो है रिएक्ट भी किया जा सकता है। If others see them as deficient and expect them to take on a sick role, they may begin to consider themselves sick as well and act that way। कहते हैं दूसरे अगर उन्हें कमज़ोर समझते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक बीमार व्यक्ति का रोल निभाए, तो ऐसे लोगों को लोग अपने आप को सोच में पड़ जाते हैं कि बाकी में वो बीमार हैं और उसी तरीके से वो रोल निभाना शुरू कर देते हैं। फर्दर मोर आर सोसाइटी अटैचेज स्टिग्मा टू एबनॉर्मेलिटी। और इसके अतिरिक्त हमारा समाज क्या करते हैं, तो एबनॉर्मलिटी जो होती है, असाधारण हमारे अंदर में जो होती है, नॉर्मल तरीके से अगर नहीं रहते हैं तो उसका भी कलंक का टीका जो है जोड़ देते हैं। स्टिग्मा मीन्स होते हैं कलंक का टीका। पीपल लेबल्ड मेंटली इल मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए जॉब। कहते हैं ऐसे लोग जो मेंटली इल होते हैं उन्हें जॉब मिलना कठिन हो जाता है, स्पेशली ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खास करके ऐसा जॉब जिसमें उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी दी जाए। और टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिलेशनशिप, और वो सोशल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट होने के लायक नहीं होते हैं। वंस ए लेवल हैज़ बिन अप्लाइड इट मे स्टिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर एक बार लेवल लग जाती है तो ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहती है।
Because of this problem, some clinicians would like to do away with the diagnosis. और इन्हीं सब समस्याओं के कारण कुछ क्लिनिशियंस क्या करते हैं, तो डायग्नोसिस करके इनका हल निकालते हैं या इनका हल निकालना पसंद करते हैं. Others disagree. दूसरे जो है इससे सहमत नहीं होते हैं. They believe we must simply work to increase what is known about psychological disorders and improve diagnostic techniques. ये कुनिंगम का 2000 में लिखा गया है कि दूसरे यह बिलीव करते हैं कि हमें जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली रूप से काम जरूर करना चाहिए. व्हाट इज़ नॉन अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जाना जाता है, और साथ में डायग्नोस्टिक के जो टेक्निक है उनको भी इम्प्रूव करनी चाहिए. दे होल्ड दैट क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोसिस आर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग पीपल इन डिस्ट्रेस. और उनका मानना होता है कि अगर डायग्नोसिस या जो क्लासिफिकेशन है वो जो है समझने में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और साथ में डिस्ट्रेस्ड में जो लोग होते हैं ऐसे लोगों को ट्रीट करने में. तो चलिए इसके साथ जो है ये आपका एंड हो जाता है ये पार्ट. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस पार्ट. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वी वुड बी एंजॉइंग unit 2 2.5 to 2.9. By then, take care of yourself and just best of luck for your examination.